नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है उस पेपर के संपूर्ण हल को हम लेकर के आए हैं। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यदि आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और शाम को मैं देने वाला हूँ मैथ का ज़बरदस्त, समझ लीजिए कि पेपर आउट। अगर उसे आप लोग बिना देखे पेपर मत दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा हुआ था और बहुत से स्टूडेंट को फ़ायदा मिला था। तो आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए, आज का जो आपका पेपर है वो है, देखिए, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, और देने वाले का नाम है सोहन लाल। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था आपका, देखिए, कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था मेरे दोस्तों, ये जो आप लोगों का कथन था वो आप लोगों का एडम्स का था। किसका था? एडम्स का था। द्विमुखी प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र होता है। आगे आता है, देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल प्रवेश का संस्कार, मतलब वैदिक कालीन जो शिक्षा था उसमें जब गुरुकुल में जो प्रवेश होता था का संस्कार था, तो उसमें कौन सा संस्कार होता था जब प्रवेश होता था? तो उस समय आपका होता था उपनयन संस्कार। क्या होता था मेरे दोस्तों? उपनयन संस्कार होता था। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? तो देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति था, अष्टांग योग का पालन भी करना था, दुखों का विनाश करना था, लेकिन कर्मकांड की प्रधानता नहीं था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? 4 हो जाएगा, जो क्या है, कर्मकांड की प्रधानता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए, कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। देखिए क्या है, देखिए कि विद्यालय में, देखिए विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस शिक्षा का क्या होता है? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। क्या? मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था तो मेरे दोस्तों, यह आपका स्वामी विवेकानंद जी का था। किसका था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही क्या होता है? शिक्षा है। चलिए दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, कि प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, एमिल जो थी आप लोगों की किसकी रचना थी? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, एमिल आप लोगों की रूसो की रचना थी। किसकी थी? रूसो की रचना थी। अगला क्वेश्चन था, देखिए, कि समाज की सबसे छोटी इकाई। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या होती है? देखिए, परिवार होता है, व्यक्ति होता है, विद्यालय होता है, सामाजिक संस्थाएं होती हैं। तो आपका क्या होगा? देखिए, समाज की सबसे जो छोटी इकाई है वो आपका परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। तो देखिए, अगला जो है आपका, देखिए, मदरसा शब्द की उत्पत्ति है। तो देखिए, मदरसा जो है आप लोगों का, देखिए, तो ये तो आप लोगों का मदरसा शब्द देखिए दिया है दरस से, कुतुब से, दर्शन से, दृश्यते से। तो इसके बारे में देखिए, आप लोगों का जो मदरसा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दरस से। देखिए, परस होता है, परस का मतलब होता है, देखिए, कि भाषण देना होता है, मतलब कि ऐसी शिक्षा जिसको मतलब भाषण के माध्यम से जो मतलब शिक्षा दी जाती है। तो ये अरबी भाषा है, मतलब जो मदरसा जो है कि ये अरबी भाषा, परस शब्द से, इसका मतलब जो मदरसा की जो उत्पत्ति हुई थी वो अरबी भाषा परस से हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए दरस दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए 1 हो जाएगा। और जिसका क्या होता था, देखिए, कि भाषण देना होता था। परस का मतलब होता है भाषण देना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए 1 ही आएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, अगला है आपका, देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग आपका क्या था मेरे दोस्तों? कोठारी आयोग था। कौन सा था आपका? कोठारी आयोग था, जो आप लोगों का 1964 में, कब मेरे दोस्तों? 1964 में दौलत सिंह, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के उसमें था। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन था, देखिए, बाल देवो भव कथन किसका है? बाल देवो भव।
तो बाल देवो भव जो कथन था वो था आपका गीजू भाई बधेका का। किसका था मेरे दोस्तों? गीजू भाई बधेका जी का था। अगला है आपका देखिए कि अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आरंभ जो है आपका 22-23 अक्टूबर को हुआ था। कितना? 22-23 अक्टूबर 1937। कितना? तो 22-23, तो देखिए 22 है नहीं, तो आप लोगों का ना ये होगा ना ये होगा, आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 23 अक्टूबर 1937 कब हुआ था मेरे दोस्तों? 23 अक्टूबर 1937, क्योंकि 22-23 आता है तो आपका अब 23 अक्टूबर दिया तो आप लोगों का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन था ये देखिए, 1 मिनट। हाँ, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो 1986 में जो आपके भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपके राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। चलिए आगे है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था आप लोगों का अब्राहम लिंकन का था। किसका था? कि अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा होता है। ठीक है। अगला है देखिए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण आप लोगों का हो जाएगा LICHI, तो कट गया आपका L5-6। हाँ, आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? पर्यावरण जो दिवस है आप लोगों का 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अब आगे कह रहा है देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो आप लोगों का देखिए संविधान का जो है अनुच्छेद 21 का क, कौन सा? अनुच्छेद 21 का क जो है उसमें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 44। तो आप हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें वो नहीं है तो आपका देखिए अनुच्छेद 45 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? अनुच्छेद 45। उसमें नहीं है तो आपका अनुच्छेद 45 में भी है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 45 में भी है। अब आगे देखिए आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न आ जाता है। क्वेश्चंस आपका जो 16 है देखिए कि शिक्षा एक त्रिमुखी किस प्रकार है? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि शिक्षा आप लोग बोल सकते हैं। देखिए द्विमुखी तो आपका देखिए एक शिक्षक हो जाएगा और एक आप लोगों का छात्र हो जाएगा, लेकिन एक आपका और जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम। तो ध्यान सकते हैं, हम कह सकते हैं देखिए कि पाठ्यक्रम क्या होता है कि एक ऐसी धुरी है जो शिक्षक और बालक रूपी दोनों को, मतलब बालक रूपी जो धुरी है दोनों को क्या करती है? मिलाती है। तो इस तरीके से अगर हम कह दें तो शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इस प्रकार से क्या हो गया? त्रिमुखी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसमें पूछा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार है, तो आप बोलेंगे देखिए कि किस प्रकार है। देखिए कि शिक्षक और शिक्षा छात्र हो जाएगा, शिक्षार्थी हो जाएगा, लेकिन पाठ्यक्रम मतलब एक प्रकार से ऐसी धुरी होती है जो शिक्षक और बालक रूपी जो धुरी होती है दोनों को क्या करते हैं? पाठ्यक्रम ही क्या करता है? दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए अगर कहा जाए तो क्या होता है? देखिए शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है। अगला जो आपका आ जाता है देखिए दूरस्थ शिक्षा क्या है? तो देखिए दूरस्थ शिक्षा का मतलब यह है, तो देखिए दूरस्थ, दूर प्लस स्थ, तो दूर स्थ मतलब बैठ करके, मतलब दूर मतलब बैठ करके जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसे दूरस्थ शिक्षा बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि आप अगर इसे नॉर्मल में बोलें तो बोल सकते हैं देखिए कि दूरस्थ शिक्षा मतलब शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए दूरस्थ शिक्षा भाई का जो लाभ होता है, जैसे देखिए घर बैठे भी आप क्या कर सकते हैं? दूरस्थ के माध्यम से भाई दूर बैठे शिक्षा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अगर इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं तो एक प्रकार से ये क्या बोल सकता है? घर बैठे आप शिक्षा को ले रहे हैं। इसके लिए बोल सकते हैं देखिए जो शिक्षक और शिक्षार्थी को किसी भी स्थान विशेष की मतलब मौजूद होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो यह प्रणाली क्या होता है, अध्यापन तथा शिक्षण के लिए है। तो आपका दूरस्थ शिक्षा क्या है, देखिए बोल सकते हैं कि ऐसे सिंपल अगर आप भाषा में लिख सकते हैं कि दूर बैठ कर के ग्रहण की जाने वाली शिक्षा जो होती है दूरस्थ शिक्षा होती है। इसके लिए स्कूल जो है आप लोगों का ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में ही जाएं। अब आगे कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन था आपका कि बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं। क्या देखिए कि बिस्मिल्लाह रस्म, तो बिस्मिल्लाह रस्म क्या होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार की ऐसी क्या होती है, एक रस्म होती है। मतलब यह क्या होती है कि एक बिस्मिल्लाह मतलब एक प्रकार से एक ऐसी रस्म होती है जिसमें जो इस्लामी होते हैं, इस्लामी जो होते हैं, इस मतलब कि उनके इस्लामियों के अनुसार जो बच्चों को क्या होता है, विद्या बुद्धि प्रदान करने का आचार हो। मतलब क्या होता है, देखिए इस्लामी रस्म के अनुसार बच्चों क्या करता है, विद्या, एक मिनट, हाँ, विद्या बुद्धि प्रदान करने का क्या होता है, एक तरीका होता है, बोल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं, तो बोल सकते हैं कि बिस्मिल्लाह रस्म के आधार पर आप क्या करते हैं, बच्चों को विद्या और बुद्धि प्रदान करने का एक तरीका होता है, करने का एक प्रकार होता है, आचार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि निषेधात्मक शिक्षा क्या है। कौन सा, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 19 था कि निषेधात्मक शिक्षा क्या है। तो दोस्तों निषेधात्मक शिक्षा क्या होता है, देखिए इस मतलब रूसो ने इसके बारे में बताया था कि बालक को उसके स्वभाव, रुचि और प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी न सिखाना। निषेधात्मक शिक्षा क्या होती है, बालक को उसके क्या किसी से स्वभाव, उसके स्वभाव, रुचि और प्रकृति, किसके, प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी न सिखाना। ये रूसो ने कहा था कि बालक को मतलब निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें मतलब कि बालक को उसके स्वभाव, रुचि और प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी न सिखाया जाए। तो कुल मिलाकर के उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वह अपने से जो भी सीखे वो सीख सकता है। अगला जो था आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसको आप लोगों को क्या करना है, स्पष्ट करना था। तो देखिए विद्यालय समाज का लघु रूप क्यों होता है, क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, देखिए कि समाज की जो सभ्यता होती है भैया, जो समाज की सभ्यता होती है, संस्कृति होती है और परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण और जो बोल सकते हैं जो पीढ़ी होती है, भावी पीढ़ी को हस्तांतरण करना होता है। भैया विद्यालय में लोगों को क्या होता है, समाज की जो सभ्यता है, सभ्यता और संस्कृति और जो आप लोगों की परंपरा होती है, क्या होती है आपकी जो परंपरा होती है, इन सभी जो आप लोगों की जो परंपराएं हैं, परंपराओं और जो रीति रिवाजों हैं उसका जो संरक्षण करना तथा भावी पीढ़ी को क्या करना, उसका हस्तांतरण जो होता है विद्यालय के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि विद्यालय का क्या होता है, लघु रूप करता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि विद्यालय क्या होता है, इतना ही नहीं करता कि यह नए सामाजिक मूल्यों का विकास भी करता है। क्या करता है, नए सामाजिक मूल्यों का विकास भी जो होता है, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए विद्यालय समाज का लघु रूप इसलिए है क्योंकि यह बोल सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। ठीक है, अगला है आपका देखिए कि स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। तो देखिए स्त्री शिक्षा के विषय में जो आप लोगों का प्लेटो का जो मत था, तो वे क्या करते थे, देखिए पुरुष और स्त्री में कोई मतलब बोल सकते हैं कि अंतर नहीं मानते थे। कहने का मतलब ये था कि वो पुरुष और स्त्री में कोई भी अंतर नहीं मानते थे, और वो मतलब कि उनकी दृष्टि से क्या करते थे कि वो जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी, जहाँ पर सिर्फ क्या बोलते थे कि पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी, महिलाओं को नहीं शिक्षा दी जाती थी। तो इस दृष्टि से वो एथेंस की शिक्षा जो प्रणाली थी, उस प्रणाली को के दोष को क्या करना, दूर मतलब कि कर देता है। क्योंकि मतलब एथेंस में क्या होता था कि केवल मतलब कि पुरुषों को शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार था, स्त्रियों को नहीं था। तो इसलिए स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि स्त्री और पुरुष में क्या करना चाहिए भेद नहीं रखना चाहिए, हमें समानता का अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज़ होता था। तो यही सब आप लोगों का मतलब कि बोल सकते हैं कि इसलिए दोनों क्या होता है
कि स्त्री और पुरुष दोनों को क्या होना चाहिए, समान रूप से क्या होना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है। अगला है आपका लोगों का कि जनसंख्या शिक्षा क्या है। तो भैया जनसंख्या शिक्षा क्या होती है। देखिए जनसंख्या शिक्षा ये है कि लोगों को जनसंख्या के बारे में बताना कि भाई जनसंख्या अगर ज़्यादा रहेगी, मतलब एक बोल सकते हैं कि जनसंख्या एक प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जो होता है व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावों के संबंध में जानकारी देता है। मतलब जनसंख्या शिक्षा के आधार पर क्या कहेगा कि भाई व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जो प्रभाव हो रहा है उसके संबंध में जानकारी देगा। तो जनसंख्या शिक्षा के बारे में आप लोग अपने आधार पर बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। भाई इसके शिक्षा के आधार से हमें जनसंख्या को भाई कैसे कंट्रोल करें, भाई जनसंख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी, तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं और बहुत सी चीज़ों का अभाव होगा, अपने आधार पे आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 23 है वह पूछा था कि भूमंडलीकरण को परिभाषित करिए। क्या पूछा था, देखिए भूमंडलीकरण। तो ध्यान रखिएगा कि भूमंडलीकरण बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया है, क्या होता है मेरे दोस्तों, भूमंडली। देखिए भूमंडल मतलब पूरा पृथ्वी की बात बोल रहा है। तो बोल सकते हैं कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से क्या करना, संचरण। भाई संचरण मतलब जो वस्तु है, वस्तु आपका हो गया, वस्तुओं हो गई, चाहे सेवा हो गई, सेवाओं और सेवाओं, व्यक्तियों, देखिए व्यक्तियों और सूचनाओं का सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही भूमंडलीकरण कहलाता है। अब आप ऐसे बोल सकते थे कि वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला आप लोगों का था मेरे दोस्तों कि जनसंचार के प्रमुख साधन क्या हैं। देखिए जन मतलब लोगों तक संचार, लोगों तक संचार करने का प्रमुख साधन क्या है। देखिए समाचार पत्र आपका हो जाएगा, समाचार, एक मिनट, समाचार पत्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, और आपका पत्रिकाएं हो जाएंगी, पत्रिकाएं हो जाएंगी, और आपका क्या हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। तो आपका रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। ये सभी क्या हैं, आपके जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। अगला था आपका, देखिए कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। देखिए कह रहा था कि देखिए कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। तो देखिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण ऐसी स्थिति पैदा करता है। भाई शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण होता है वह ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की अपनी योग्यता, कौशल, तर्क शक्ति, सामाजिक चतुराई, समानता, साधन, आत्मविश्वास, जिज्ञासा, स्वतंत्रता, स्वावलंबन और धैर्य का क्या हो, विकास हो। समझ रहे हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ यह है कि 14 वर्ष तक के सभी जो बच्चे हैं वो अपनी योग्यता, अपनी कौशल, तर्क शक्ति, सामाजिक चतुराई, समानता और साधन, आत्मविश्वास, जिज्ञासा, स्वतंत्रता, स्वावलंबन और धैर्य का क्या कर सकते हैं, मतलब विकास हो सके। वही क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। अगला है आपका, देखिए कि लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था कि लैंगिक समानता। देखिए लैंगिक समानता का मतलब ये है, देखिए कि आप बोल सकते हैं लैंगिक समानता का मतलब होता है मनुष्य, मतलब कि पुरुष और स्त्री, क्या बोल सकते हैं। देखिए लैंगिक समानता का जो तात्पर्य वो है कि पुरुष और स्त्री बोल सकते हैं, या महिला और पुरुष के समान अधिकार मिलें, समान रोजगार के अवसरों क्या हो, प्राप्त हों। मतलब कि पुरुष और स्त्री में, किसमें, पुरुष और जो आपकी स्त्री हैं इनमें क्या हो, रोजगार भी क्या हो, रोजगार आपका हो गया, और आपको क्या हो सकता है, देखिए समान जो अधिकार हो, सब कुछ में क्या हो,
समान अधिकार प्राप्त हो। तो यही कहा लैंगिक समानता, मतलब कि इसमें मतलब बोल सकते हैं ना कि भेदभाव न किया जाए। अगर स्त्री है तो उसे कम मतलब कि मौका देना, स्त्री है तो ज़्यादा देना, मतलब दोनों में क्या हो, लैंगिक समानता का मतलब कि स्त्री और पुरुष में हर एक चीज़ों में क्या हो, समानता का अधिकार प्राप्त हो। अब देखिए अगर पूछा गया था, देखिए कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा किसके अनुसार, देखिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। तो स्वामी जी अपने अनुसार बोलते हैं, देखिए मतलब स्वामी जी ने अपने अनुसार कहा था कि मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। भैया मतलब जन शिक्षा क्या है, मतलब पूछा था कि स्वामी जी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है, तो उन्होंने स्वामी जी मतलब विवेकानंद जी कहा था कि अगर मेरे विचार से अगर लोगा जाए तो जनसाधारण की जो अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। कहने का मतलब जैसे कि उनका कहना था कि जैसे छोटे वर्ग के लोग हैं उनको भी क्या हो, एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा भोजन मिले, मतलब होता है फिर से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा भोजन मिले और अच्छी सुरक्षा अगर मिले, अगर यह सब प्रदान नहीं मतलब कि प्रदान की जाएगी, जब तक प्रदान नहीं की जाएगी तब तक अधिक से अधिक मतलब लोगों का क्या होगा, विकास नहीं होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है कि सभी को, चाहे वो कितना भी गिरा से गिरा हुआ, मतलब बोल सकते हैं ना, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हर एक प्रकार का कोई भी वर्ग हो, सबको क्या हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, यही सब है। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जो जन्मदाता थे वो थे आपके जॉन डीवी। कौन थे, जॉन डीवी थे। और इसका जो बोल सकते हैं प्रतिपादन, लेकिन इनके जो शिष्य थे उनका क्या नाम था आपका, किलपैट्रिक। कौन, किलपैट्रिक ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो कह रहा था कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता तो आपका जॉन डीवी थे, लेकिन इसका प्रतिपादन आपके किलपैट्रिक ने किया था। चलिए आगे आपका आ जाता है, देखिए कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए शिक्षक, देखिए 1964 में आपका जो 66 में आपका कौन सा था, कोठारी आयोग था। तो शीर्षक आपका क्या हो जाएगा, देखिए कोठारी आयोग हो जाएगा, कोठारी आयोग। और आप लोगों का क्या बोल सकते हैं, देखिए कि और अध्यक्ष अगर आपकी बात करें, किसका अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कौन था भाई, इनकी ही अध्यक्षता में किया था, दौलत सिंह कोठारी, ये इसके क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। अब क्या कह रहा, देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 दे गया था, ये आप लोग अपने से भी लिख सकते थे। देखिए प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो भैया प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार बोल सकते हैं, देखिए शिक्षा की मतलब बोल सकते हैं ना कि प्रकृतिवादी के अनुसार बोल सकते हैं, देखिए कि प्रकृति जो है अपने आप में क्या है, पूर्ण तत्व है। प्रकृति अपने आप में पूर्ण तत्व है। इसके अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होता है। भाई प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार जो होता है, प्रत्येक जो वस्तु होती है वो प्रकृति से उत्पन्न होता है और फिर उसी में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। या फिर मतलब कुल मिलाकर देखिए प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा यह है कि मतलब कि प्रत्येक वस्तु क्या होता है, प्रकृति से उत्पन्न लेता है और प्रकृति में ही क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। या बोल सकते हैं कि मनुष्य की अपनी एक प्रकृति होती है जो पूर्ण रूप से क्या है, निर्मल होता है। अपने प्रकार से अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते थे। इसके बाद आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न था, उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन था आपका, देखिए कि शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में आप लिख सकते थे, वैदिक कालीन एवं बौद्धकालीन शिक्षा में प्रमुख अंतर बताना था, शिक्षण पद्धति के संदर्भ में फ्रोवेल के विचारों के संक्षेप में लिखना था, शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी का क्या योगदान है स्पष्ट करना था, बालक के शैक्षिक विकास में परिवार की मुख्य भूमिका क्या है स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है, यह किस प्रकार बालकों के विकास में सहायक है। तो 37 नंबर था, समाज से आप क्या समझते हैं, शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। शिक्षा का व्यावसायीकरण क्या है, यह शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। 39 था, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक तत्व इन कथन की विवेचना कीजिए।
और 40 नंबर था देखिए ध्वनि प्रदूषण का आशय एवं इसको नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करिए। तो इस तरीके से आपका था, अपनी भाषा में आप लोग अपने तरीके से लिख सकते थे। शिक्षा के अर्थ बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। भैया मतलब शिक्षा के बारे में आप लोगों को बताना था कि शिक्षा से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जो बदलाव है शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। तो यही सब चीज़ें था। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी चैनल पर नए होंगे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लाइव चैट में चल रहा है, आप लोग उस वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे जो सेकंड चैनल है सक्सेना सीपी क्लासेस, उसे भी आप ज़रूर सक्सेना सीपी क्लासेस तो आप देख ही रहे हैं, सीपी क्लासेस सोनभद्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए अगला जो आप लोगों का पेपर है उस पेपर को जल्द ही हम लेकर के आएंगे, जैसे ही आप पेपर मुझे मिलता है। तो इस वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों, धन्यवाद।